गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने विकास के कुछ सामान्य नियम शुरू करे थे। 4 नियम मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए दूर हो जाती हूँ। ठीक है, अब हम जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं या बचे हुए जो नियम हैं विकास के, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, 5वां नियम जो है मैंने लिखा है यहाँ, पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत या नियम दोनों शब्द उपयोग में आ सकते हैं इधर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इंग्लिश में फिक्स है, इट विल बी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अगला सिद्धांत है पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए, ये शब्द जो है पूर्व कथनीयता या इंग्लिश में जिसे प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। पूर्व कथन यानी जिसके बारे में हम पहले से कह सके उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्व कथन करना कहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भाई आगे क्या होगा, इस बारे में कोई भी पहले से बता नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं विकास के संदर्भ में, तो जो मैंने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में आपको प्रिंसिपल्स बताए थे, उसमें एक था निश्चित क्रम का और एक था प्रजाति विशिष्ट प्रतिमान का सिद्धांत। तो क्योंकि एक निश्चित क्रम के अनुसार सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि एक प्रजाति में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसलिए उन परिवर्तनों का हम क्या कर सकते हैं, पूर्व कथन या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चे के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि हम अपने घर में, जब किसी भी घर में बच्चा जन्म लेता है, उसका हम जो तैयारियां करते हैं उसके लिए कि हाँ सही से उसका विकास हो, तो ये आधार होता है, ये पूर्व कथन उसका आधार होता है। अब 6 महीने के आसपास, 5 से 6 महीने में बच्चे को जब तकलीफ शुरू होती है, तो कोई भी घर का बड़ा बताता है कि हाँ अब इसके दांत आने वाले हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार का पूर्व कथन है, प्रिडिक्शन है कि हाँ अब इसकी एज हो गई है दांत निकलने की, तो अब इसके दांत निकलने वाले हैं, तो उसे थोड़ी तकलीफ होगी। सॉरी। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि हम घर में टीथर ले आते हैं, उसके लिए दांत निकल रहा है तो उसको कुछ खुजली होती है, ठीक है, तो हम टीथर ले आते हैं चबाने के लिए। हम वॉकर ले आते हैं कि हाँ अब ये चलेगा, अब इसकी एज हो गई है, अब हम इसके लिए क्या ले आए, वॉकर ले आए। इसी प्रकार हम बच्चे को सीखने की नई नई चीजें, हम उसको छोटे छोटे चित्र दिखाते हैं, एनिमल्स के नाम जो है दिखाते हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स आजकल हम सभी ले आते हैं। तो ये सब उसकी आयु के अनुसार, आप 2 महीने पर नहीं लाते हैं ना ये बुकलेट्स, या आप टीथर उसको पैदा होते ही मुंह में डालने को नहीं देते हैं ना। उसका कारण ये है कि हमें एक जो पैटर्न है वो पता है, जो सीक्वेंस है वो पता है, क्योंकि उसका अध्ययन किया जा चुका है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विकास के परिवर्तन जो हैं उनका पूर्व कथन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में कुछ अलग ही सिस्टम होगा कि किसी के तो दांत जो है पैदा होते ही निकल जाए, किसी के 6 महीने पे निकले, किसी के 1.5 साल पे निकले। ऐसा नहीं है ना कि हमको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन हो कि पता नहीं इसके साथ तो क्या हो जाए, क्योंकि पैटर्न फिक्स है, क्योंकि क्रम निश्चित है, इसलिए हम क्या कर पाते हैं, पूर्व कथन कर पाते हैं। अगला सिद्धांत देखिए, असमान दर या गति का सिद्धांत। असमान, नॉन यूनिफॉर्म, कोई चीज एक ही जैसी दर से चले तो समान उसको कहेंगे हम, और कोई चीज जो है वो कभी धीमी कभी तेज हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान कहते हैं। तो विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में उसकी दर की या गति की जब बात की जाती है, तो हम ये नहीं कहते कि उसकी दर या गति समान ही रहती है। वापस लिंक करें,
कल जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे उसमें एक प्रिंसिपल था सततता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वहां मैंने कहा कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब चलती तो रहती है, लेकिन जो गति है, दर है, स्पीड है, वो इस पूरे लाइफ टाइम में समान नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है कि कभी यानी कुछ पीरियड में ये गति काफी तीव्र होती है, तेज होती है, जबकि कुछ पीरियड में, कुछ आयु में ये गति काफी धीमी होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि दर या गति के संदर्भ में हमेशा असमान या जो बराबर नहीं होती है वो शब्द आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। अगला सिद्धांत देखिए, पर्वतीय विकास की मेहता का सिद्धांत, पूर्व विकास, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अर्ली डेवलपमेंट। पूर्व विकास, देखो जो पूरा लाइफ स्पैन है, पूरा जीवन जो है, उसे हम कुछ अवस्थाओं में बांट सकते हैं। आगे मैं बात भी करूंगी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिया है या अलग अलग प्रकार से बांटा है पूरे लाइफ स्पैन को, पूरे जीवन काल को। तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं कि जो शुरुआती अवस्थाएं हैं, जैसे अगर मैं एक जनरल अवस्थाओं की बात करूं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण है, जहाँ शैशवावस्था यानी जन्म से लगभग 5-6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था का नाम दे सकते हैं, 12 से लगभग 18-19 को किशोरावस्था का नाम दे सकते हैं, और 18-19 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ावस्था का नाम दे सकते हैं, और उसके बाद वृद्धावस्था आती है। अब इस संदर्भ में आप देखिए कि यहाँ मैंने आपको बताया जन्म से लगभग 5-6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18-19, यानी जन्म से लगभग 18-19 साल पे जाके किशोरावस्था खत्म हो जाती है, यानी ये तीनों अवस्थाएं उस पीरियड में कवर हो जाती है। और अगर हम एक औसत किसी व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, उसकी औसत आयु क्या होगी उसकी बात करें तो हम रफली मानते हैं 70 साल, ठीक है। अब 70 साल में से ये तो शुरू के 18 साल ही हैं, आप देखिए बाद के कितने सारे साल बचे हैं, लगभग 50-52 इयर्स बचते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है ये हो गई आपकी बाद वाली यानी लेटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास तो होता है शुरू से लेके आखिर तक, यानी गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन अधिक महत्व किसको दिया गया है, इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको दी गई है, पूर्व विकास को, यानी कि शुरुआती अवस्थाओं के विकास को। अब उसमें जो गर्भ धारण के बाद पूरा गर्भकाल का यानी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जन्म लेगा सही से तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, ठीक है। तो गर्भ में बच्चा, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा स्वस्थ रहे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, जो शिशु है, फीटस है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर ले रहा है तो डेफिनेटली वो जन्म लेगा। तो उसका जन्म, उसका जीवन ही निर्भर करता है उन 9 महीनों पर। और उसके बाद ये तीनों अवस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है पूर्व विकास की मेहता का सिद्धांत, वो ये कह रहा है कि जीवन की जो शुरुआती अवस्थाएं हैं, अर्ली डेवलपमेंट या इनिशियल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो जो शुरुआती अवस्थाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे जीवन के लिए।
अब देखिए, ये तो मैंने यहाँ जनरल साथ में बता दिया है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम सारे वर्गीकरणों की बात करेंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। साथ के साथ में हम आपके बात करेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की कि उन्होंने क्या कहा है, कौन सी अवस्था किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। दो शब्द यहाँ आ रहे हैं, सामान्य और विशिष्ट, से जनरल एंड स्पेसिफिक। देखिए, हम जान रहे हैं कि विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में कई परिवर्तन आते हैं और बच्चा नई नई रिस्पॉन्सेस को, नई नई अनुक्रियाओं को करना सीख जाता है। ठीक है, अब उन अनुक्रियाओं में आप देखेंगे कि किसी भी विकास के पक्ष की हम बात करें, पहले कैसी अनुक्रियाएं आती हैं, सामान्य अनुक्रियाएं होने लगती हैं और फिर धीरे 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 विशिष्टता आती जाती है। जैसे बच्चा पहले साउंड निकालता है या ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उसका जो पूरा वोकल सिस्टम है, जो स्वर यंत्र है, वो कार्य करने लगता है और ध्वनि उत्पन्न होने लगती है उसके मुंह से। उसके बाद धीरे 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 वो वोवल साउंड्स निकलते हैं, यानी अक्षर निकलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो शब्द बनाने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अनुक्रियाएं पहले होती हैं जो कि धीरे धीरे विशिष्ट अनुक्रियाओं में परिवर्तित होती जाती है। जैसे बच्चे की मूवमेंट की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो शुरुआत में बच्चा अपनी पूरी बॉडी को, ठीक है, जैसे मान लो पीठ के बल लेटा है, ठीक है, या पेट के बल लेटा है, तो वो अपनी पूरी बॉडी को हल्का हल्का मूव करता है किसी चीज तक पहुंचने के लिए, किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए वो अपना पूरा बॉडी मूव करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, किसी चीज तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ अपना हाथ इस्तेमाल करने लगता है। तो पूरी बॉडी का मूवमेंट और फिर विशिष्ट अंगों का मूवमेंट करना, ये है सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, या इसी को एक और शब्द अंतर संबंध की जगह सह संबंध, ये शब्द भी उपयोग में लिया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, आयाम होते हैं। अब आपको मैं आयामों के बारे में बता चुकी हूँ, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं आयाम। शारीरिक आयाम है, ठीक है, संज्ञानात्मक आयाम है, फिर सामाजिक आयाम है, संवेगात्मक आयाम है और नैतिक आयाम है। तो ये सभी आयाम, यानी जो ये सारे अलग अलग प्रकार के अंतर हैं, परिवर्तन हैं जो एक प्राणी में आते हैं, वो सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं। अब इस अंतर संबंध का परिणाम जो होता है वो भी आपको इस सिद्धांत के साथ समझना है। परिणाम ये होता है कि एक ऐसा बच्चा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट आयाम में औसत से तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है जिसका जो शारीरिक आयाम है, शारीरिक पक्ष है, वो औसत जो बच्चों की गति होती है विकास की, उससे थोड़ा सा ज्यादा तेजी से हो रहा है। और ऐसा संभव है, ऐसा होता है कई केसेस में। तो उस कारण कि उसका शारीरिक आयाम, जो शारीरिक क्रियात्मक पक्ष है, वो काफी फास्ट हो रहा है, काफी तेज हो रहा है, तो उस कारण से जो अन्य आयाम होते हैं, यानी उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास भी काफी तेजी से होता है। अब इस बात का जो विपरीत है, जो अपोजिट है,
वो भी बिल्कुल सच है कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक क्रियात्मक विकास धीमा होता है, बहुत स्लो होता है, औसत से बहुत धीमा चल रहा है, तो अन्य विकास यानी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, उनकी गति भी औसत से धीमी होती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार ये होता है। यहाँ आपको दिया जाए कि एक ऐसा बालक जिसका शारीरिक क्रियात्मक विकास या मानसिक विकास औसत से धीमा चल रहा है, तो उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास होगा औसत से धीमा, तीव्र कह नहीं सकते, या कोई भी चौथा ऑप्शन कि हाँ ये चारों ही सही हैं या तीनों सही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस केस में जो आंसर रहेगा वो इस अंतर संबंध या सह संबंध के अनुसार रहेगा कि कोई भी एक पक्ष अगर औसत से तीव्र है, तेज है, तो अन्य पक्ष भी तेज होंगे। कोई एक पक्ष औसत से धीमा है तो अन्य पक्ष भी धीमे ही होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 9 सिद्धांत हम कवर कर चुके हैं, 10वें पर चलते हैं हम। दसवां सिद्धांत है आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। 2 शब्द आ रहे हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए, आनुवंशिकता या वातावरण जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि आपकी या किसी भी व्यक्ति की जो पीढ़ियां हैं, यानी जो पहले की जनरेशन्स हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके जीन्स के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? जीन्स के। जीन्स को कहा जाता है आनुवंशिकता की इकाई या करियर्स ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता के वाहक कहा जाता है जीन्स को। तो ये जीन्स जो है, जो कि आनुवंशिकता की इकाई या वाहक हैं, इनका प्रभाव एक बच्चे पर डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन साथ के साथ किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। वातावरण या एनवायरमेंट क्या है? तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जीन्स के अलावा, ठीक है, जीन्स के अलावा जो भी बच्चे के आसपास चीजें हैं जो प्रभाव डालती हैं उस पर, उनको किसमें सम्मिलित किया जाता है? वातावरण में। ये वातावरण का प्रभाव ऐसा नहीं कि जन्म के बाद शुरू होता है, जन्म के पहले भी ये शुरू हो जाता है। जैसे गर्भकाल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है वो कैसा न्यूट्रिशन ले रही है, उसका भोजन सही है या नहीं है, डाइट सही है या नहीं है, वो कितना स्ट्रेस ले रही है, कितना उसको चिंता हो रही है, या कैसे माहौल में वो रह रही है, वो खुश है या नहीं है, इन सब का प्रभाव जो फीटस है, जो भ्रूण है, उस पर पड़ता है और वहीं से वातावरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब हम विकास की बात करते हैं, संपूर्ण विकास प्रक्रिया की बात करते हैं, तो वहां पर इन दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है? आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत, यानी एक बच्चे की विशेषताओं के निर्धारण में, यानी एक बच्चे में कैसे गुण आएंगे, किस प्रकार विकास उसका होगा, इसके लिए इन दोनों की अपनी अपनी
हम कहें महत्ता होती है, और इन दोनों की एक अंतर क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। यानी किसी बच्चे को कैसी आनुवंशिकता, हेरिडिटी से क्या प्राप्त हुआ है और किस वातावरण में उसको रखा जा रहा है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और इसी संबंध में प्रकृति बनाम पोषण विवाद है एक, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों का या कुछ अध्ययनकर्ताओं का, कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता का महत्व अधिक है। यानी एक बच्चे को उसके जीन्स के थ्रू जो गुण मिले हैं, यानी किस प्रकार के जीन्स उसे प्राप्त हुए हैं, वही उसके जो गुण हैं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के, उसके व्यवहार के गुणों का निर्धारण करते हैं। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हेरिडिटी या जीन्स का प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बच्चे को किस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो रहा है, उसको कैसा पोषण मिल रहा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, यानी परिवार के लोग, माता पिता उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कैसी उससे बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की अंतर क्रिया है, कैसी संस्कृति है उनके परिवार की, कैसी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, इन सब का प्रभाव बालक पर ज्यादा पड़ता है। तो ये दो अलग अलग मत हैं। कुछ लोग सिर्फ आनुवंशिकता को अधिक महत्व देते हैं, कुछ शोधकर्ता वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। तो इसी संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण विवाद, यानी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, आपको ध्यान रखनी है। नेचर या प्रकृति यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है? आनुवंशिकता को। यहाँ ध्यान रखें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचर को हम एनवायरमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि प्रकृति हम जो फिजिकल प्रकृति है, भौतिक की, हाँ ये नदी पहाड़ झील झरने, इनको हम प्रकृति का नाम देते हैं, पेड़ पौधे जंगल, इनको प्रकृति का नाम देते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम प्रकृति यानी तो वातावरण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टर्म में प्रकृति का अर्थ हमें किससे लगाना है? आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से। जबकि पोषण का या नर्चर का जो अर्थ है वो यहाँ क्या है? वातावरण है, एनवायरमेंट है। यानी बालक को किस प्रकार का पोषण दिया जा रहा है, लालन पालन उसका कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार उससे अंतर क्रिया की जा रही है, कितना प्रेम, कितना सामूहिक रूप से जुड़ाव वो महसूस कर रहा है, ये सभी चीजें उसके वातावरण का हिस्सा होती है। तो नेचर वर्सेस नर्चर में या प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति आनुवंशिकता के लिए है और पोषण किसके लिए है? वातावरण के लिए। इसके अलावा जो एक बात आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि इस विवाद का अब तक कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है। ये विवाद जो है, आप ये मान लीजिए कि अनवरत चला जा रहा है और अनवरत चले ही जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। कोई बच्चा कैसा होगा, उसमें कैसे गुण, कैसी विशेषताएं आएंगी, ये इन दोनों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है, इनके आपसी इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। तो प्रश्न कई बार इस पॉइंट से आते हैं। ये पॉइंट यहाँ हम एक सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम विकास के लास्ट में आएंगे, चैप्टर खत्म होने वाला होगा, तो हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वहां भी हम आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको जो कंक्लूजन निकालना है वो ये है
कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों का अपना अपना स्थान होता है किसी भी बालक के विकास में। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगले सिद्धांत की तरफ चलेंगे। 11वां जो सिद्धांत है, परिपक्वता तथा अधिगम की, परिपक्वता तथा अधिगम की भूमिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रोल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब पहले हमें परिपक्वता शब्द को समझना है। परिपक्वता या मैच्योरिटी का यहाँ अर्थ है आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शित होना, प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेरेडिटरी प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए अभी अभी जस्ट हमने आनुवंशिकता और वातावरण की बात करी। अब उसी संदर्भ में ये सिद्धांत समझना है कि परिपक्वता वास्तव में किसको प्रदर्शित करती है, हमारे आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों को, विशेषताओं को। हेरेडिटरीली हम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पैदा होते ही तो प्रदर्शित नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन चीजों का प्रदर्शन होने लगता है, उन गुणों का प्रदर्शन होने लगता है। जैसे आप देखिए कि दो पैरों पर खड़े होकर के चलने का जो गुण है वो किसमें है, मनुष्य में है। बाकी सारे एनिमल तो ऐसा नहीं कर पाते ना, बाकी सारे एनिमल 4 लिम्स पर रहते हैं। ठीक है, तो हम सीधे स्ट्रेट 2 पैरों पर खड़े रहते हैं। तो ये हमारी प्रजाति का गुण है जो हमें आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है। लेकिन क्या मनुष्य का नवजात शिशु चल पाता है, 2 पैरों पे सीधा खड़े होकर उस समय चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक निश्चित आयु आती है जिस आयु पर उसके पैरों में इतनी ताकत आती है, उसकी पैर की मांसपेशियों में, हड्डियों में इतनी मजबूती और संबल आ जाता है कि वो उन पर खड़े होने लगता है और धीरे धीरे वो चलने लगता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये जो गुण है कि हमारे पैर इतने मजबूत होते हैं कि पूरे शरीर का वजन उठा पाते हैं, ये आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुण प्रदर्शित होता है, लेकिन निश्चित आयु पर। और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया द्वारा ये प्रदर्शन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। अब दूसरा शब्द है अधिगम। ये होता है अनुभव द्वारा, अनुभव या प्रयास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और हम एक चैप्टर में पूरा डिटेल में अधिगम को पढ़ेंगे, इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखें कि सीखना, लर्निंग या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रयासों द्वारा या किसी चीज का अनुभव कर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि विकास में परिपक्वता की भी भूमिका है और अधिगम की भी भूमिका है। जिस प्रकार से आपको पहले बताया कि संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतरक्रिया होती है, उसी प्रकार जो विकासात्मक परिवर्तन आते हैं, जो व्यवहार में नजर आते हैं, उन परिवर्तनों के लिए परिपक्वता और अधिगम दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं। तो
तो दोनों की अपनी भूमिका है। तो आप ध्यान रखें कि एक बच्चा चलना शुरू करता है, ठीक है, चलने लगता है अपने पैरों पर, तो उसमें परिपक्वता का भी रोल है और अधिगम का या लर्निंग का भी रोल है। एक निश्चित आयु पर उसके पैरों में इतनी क्षमता, इतनी मजबूती आती है कि अपने शरीर का वजन वो अपने पैरों पर उठा पाता है, और तब हम उसको प्रयास करने देते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी, हम वॉकर लाते हैं, हम उसको उंगली पकड़ के कोशिश करते हैं चलवाने का, यानी हम उसे अनुभव दे रहे हैं, हम उसे प्रयास करने के मौके प्रदान कर रहे हैं, और अंततः वो चलने लगता है। तो हम देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में, विकास की प्रक्रिया में, परिपक्वता और अधिगम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और दोनों के फलस्वरूप ही कई सारे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। तो अब इस संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जैसे एक कौशल जो है राइटिंग, लिखना, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें तो लिखने के लिए जैसे आप पकड़ते हैं पेंसिल, पेन, मार्कर, मैंने पकड़ा है, किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ना होता है। आपकी उंगलियां इस मार्कर को मजबूती से पकड़े और फिर उसे जिस दिशा में आपको घुमाना है, जैसे जब मुझे व्यवहार लिखना है तो ऐसे करना है, ये घुमाना है, ये घुमाना है, तो उस निश्चित दिशा में आप उस चीज को अच्छे से पकड़ के घुमा पाए। इसके लिए आवश्यक है कि मेरे हाथों की उंगलियों में, उन मांसपेशियों में इतनी मजबूती हो कि मैं इस चीज को जिससे लिख रही हूँ उसको अच्छे से पकड़ पाऊं, और फिर कैसे क्या लिखना है वो मुझे पता हो, और उस दिशा में मैं अपनी उंगलियों को अच्छे से घुमा पाऊं। तो आप देखें, अगर मैं ये कहूं कि कोई माता पिता, कोई अभिभावक ये चाहते थे कि उनका बच्चा तो बहुत जल्दी ही लिखना सीख जाए, ठीक है, उन्होंने माना कि 6 महीने पे ही मैं तो लिखाना शुरू कर दूंगा। अब उन्होंने उसको हाथ में पकड़ाने की कोशिश करी, पेंसिल देने की कोशिश करी, और उसका हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे शुरुआत में हम लिखाते हैं बच्चे को, तो 6 महीने पे उसका हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाने की खूब कोशिश करी, तो क्या वो लिख पाएगा? डेफिनेटली 6 महीने की एज पर तो बच्चा लिखना नहीं सीख पाएगा। कारण सिंपल है कि उसकी उंगलियों की मांसपेशियों में उतनी मजबूती नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस पेंसिल पर अपना होल्ड बना सके और उसको निश्चित दिशा में घुमा सके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके यहाँ किसका महत्व पता चल रहा है इस एग्जाम्पल में? परिपक्वता का, मैचुरेशन का महत्व पता चल रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं कि एक 35 इयर्स का व्यक्ति, ठीक है, अब उसके 35 साल के व्यक्ति में डेफिनेटली उसकी मांसपेशियां जो हैं उंगलियों की, वो अच्छे से परिपक्व हो चुकी हैं, वो कई सारे उंगली से काम कर पाता है, ठीक है, लेकिन वो लिखना नहीं जानता है। आप सोचिए, वो निरक्षर है, उसने कभी लिखने का ना उससे प्रयास कराया गया, ना वो कभी विद्यालय गया, ना उसको घर में किसी ने सिखाया। तो 35 साल का होने के बाद भी हम जानते हैं निरक्षर, 35, 40, 70 कितने भी वर्ष का व्यक्ति हो सकता है। तो कुछ लोगों को हस्ताक्षर करने नहीं आते हैं, वो निरक्षर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। अब आप देखिए, उस व्यक्ति में तो परिपक्वता आ चुकी है, ठीक है, उसकी उंगलियों की मांसपेशियों में परिपक्वता तो आ चुकी है, लेकिन उसमें किसकी कमी रह गई? अनुभव की या प्रयास की, यानी उसे अधिगम नहीं कराया गया, उसे सिखाया ही नहीं गया, या उसने सीखा ही नहीं कभी लिखना, इसलिए वो लिख नहीं पाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, जो कि हमारे व्यवहार में विशेष परिवर्तन लाते हैं या विकासात्मक परिवर्तन लाते हैं, उनमें इन दोनों का महत्व होता है। एक बच्चे में परिपक्वता जब आने लगती है किसी विशिष्ट कार्य को लेकर, तब हमें उसका क्या कराना होता है? अधिगम कराना होता है, ठीक है। अब हम अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। 11 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। 12वां सिद्धांत ये है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। काफी महत्वपूर्ण है ये, इसको हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना होता है।
देखिए, पहला पार्ट है मस्तकाधोमुखी दिशा, एंड ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म आपको इंग्लिश का याद रखना है, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। इस सिफेलोकॉर्डल को आपको एग्जाम में सिफेलोकॉर्डल इस प्रकार से लिख के दिया जा सकता है। उसी प्रकार बी वाला जो है निकट दूर दिशा, उसको आपको लिख सकते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इंग्लिश वाला टर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइंटिफिक टर्म होता है। दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि विकासात्मक प्रक्रिया की निश्चित दिशा होती है, खासकर हमारे शारीरिक क्रियात्मक विकास पर यह लागू होता है। इसके अनुसार हमारे शरीर का जो विकास है, शारीरिक क्रियात्मक विकास है, वो इन दो नियमों का पालन करता है। ए पार्ट में हमने लिखा है मस्तकाधोमुखी दिशा। तो सपोज मैं को एक बॉडी के रूप में, एक शरीर के रूप में प्रदर्शित कर रही हूँ, तो ये ऊपर से नीचे और ये केंद्र से साइड की तरफ। आप बॉडी किसी की भी देखिए तो ऊपर से नीचे, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, हमारा हेड है, सबसे नीचे हमारे पैर हैं, ठीक है। और जब हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की, तो बीच में आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो बीचों बीच है। और फिर अगर हम साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो साइड में सबसे कॉर्नर में क्या आता है, हमारे फिंगर टिप्स, यानी अंगुलियों के जो छोर हैं, अंगुलियों के जो किनारे हैं, वो इस दिशा में हमारे आखिर में आते हैं। तो इस नियम को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो मस्तकाधोमुखी दिशा या सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन जो है वो लंबात्मक दिशा पर लागू होता है। शरीर को जब हम लंबात्मक रूप में देखते हैं, यहाँ हम हेड या सिर को प्रेजेंट करते हैं और यहाँ हम टो को प्रेजेंट करते हैं। टो यानी अंगूठा, हमारे पैर का जो अंगूठा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ बीच में सेंटर, केंद्र को प्रदर्शित करते हैं और ये सिरे, यहाँ छोर जिसको हम कहते हैं, एक्सट्रीमिटीज, पेरीफेरी, कई सारे शब्द होते हैं इसके लिए। देखिए, पहला यानी ए पार्ट मस्तकाधोमुखी दिशा, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ए पार्ट कह रहा है सिफेलोकॉर्डल, पहले उस शब्द को समझिए। सिफेलो शब्द बायोलॉजी में यूज होता है, जिसका मतलब होता है स्कल, यानी कि खोपड़ी। कॉर्डल शब्द भी बायोलॉजी में यूज होता है, जिसका मतलब होता है टेल, यानी कि पूंछ। देखिए, सिफेलोकॉर्डल जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो प्रदर्शित कर रही है कि विकास का जो क्रम है वो रहता है स्कल से टेल की ओर, यानी खोपड़ी से पूंछ की ओर। देखिए, बायोलॉजी में हम जानते हैं कि कई सारी रिसर्च हुई है, तो जो इवोल्यूशन है, ठीक है, इवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति किनसे हुई है, बंदरों से हुई है। और उसके अनुसार पहले जब आप मंकी के रूप में हम सोचें, तो बॉडी का आखिरी पॉइंट, यानी ऊपर से तो खोपड़ी ही रहेगी, लेकिन नीचे की हम बात करें तो बॉडी का आखिरी पॉइंट कौन सा रहेगा, पूंछ रहेगी, ठीक है। लेकिन अब पूंछ नहीं है, ठीक है, अब हम इवॉल्व हो चुके हैं, अब उद्भव हो चुके हैं। तो अब आखिरी पॉइंट कौन सा होता है, हमारे पैर का अंगूठा। तो यहाँ आप देखिए, सिफेलो या खोपड़ी की जगह आप क्या याद रखेंगे, सिर, क्योंकि खोपड़ी के अंदर ही हमारा सिर है, मस्तिष्क है। और कॉर्डल की जगह आप क्या याद रखेंगे, जो टेल या पूंछ है उसकी जगह क्या याद रखेंगे, टो या अंगूठा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो दिशा है विकास की, वो क्या हो गई, हेड टू टो, यानी सिर से अंगूठे की ओर, पैर के अंगूठे की ओर। तो सबसे पहले बच्चे का
जो क्रियात्मक नियंत्रण आता है, फंक्शनल कंट्रोल आता है, वो किस पार्ट पर आता है? हेड वाले पार्ट पर आता है, स्कल वाले पार्ट पर आता है, फिर आपका नेक वाले पार्ट पर, फिर डाउनवर्ड्स जाता है। अब देखिए, हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक रीजन हो गया, ठीक है, सिर हो गया, गर्दन हो गई, फिर ये आपका छाती वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं पेट हो गया, फिर आते हैं थाइज या जांघें, फिर पैर, और सबसे आखिर में आपके पैर का अंगूठा। ठीक है, जब हम इस दिशा की बात करते हैं, हॉरिजेंटल या क्षैतिज दिशा की बात करते हैं, तो बी वाला नियम लागू होता है क्षैतिज दिशा पर, जो कि निकट दूर नियम कहलाता है। अब निकट दूर या प्रोक्सिमो डिस्टल, यहाँ प्रोक्सिमो शब्द का मतलब है नियर, वही नजदीक या निकट, और डिस्टल का मतलब है फार, यानी दूर। तो प्रोक्सिमो डिस्टल का अर्थ हुआ नजदीक से दूर। किसके नजदीक? तो सेंटर या केंद्र के नजदीक। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी हमारे सेंटर में है, आपको ध्यान रखना है। ये रीजन हमारे ट्रंक रीजन या बैक रीजन हमारे सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद आपके क्या आते हैं? शोल्डर्स या कंधे, उसके बाद आपकी आर्म्स आती हैं, भुजाएं, फिर आपकी कोहनी, आपके हाथ, हथेलियां, और सबसे लास्ट में क्या आती हैं? सबसे छोर पर, पेरीफेरी या एक्सट्रीमिटीज पे क्या है? हमारी उंगलियों की जो छोर है, पोर है, इनको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में जो विकासात्मक हम कहें क्रम रहता है क्रियात्मक विकास का, वो इस प्रकार से रहता है कि पहले केंद्र वाला, सेंटर वाला हिस्सा विकसित होता है, और धीरे 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 फिर जो विकास की प्रक्रिया है या कार्यात्मक जो नियंत्रण है, वो सिरे या छोर की तरफ होता है। ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिशा का सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लंबात्मक दिशा और क्षैतिज दिशा दोनों को कवर करता है। ठीक है, देन 12वां नियम हम डिस्कस कर चुके हैं। 13वें नियम पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक आप लेना चाहें तो। ये शब्द जरूर ध्यान रखते हैं। सिफेलो का अर्थ क्या है, कॉडल का अर्थ क्या है। सिफेलो कॉडल जो है वो लंबात्मक दिशा पर लागू होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो क्षैतिज दिशा पर लागू होता है। ठीक है, अब हम अगले नियम पर चलेंगे, 13वां नियम। 13वां नियम है विकास वर्तुलाकार होता है। इसके लिए भी एक छोटा सा डायग्राम है। देखिए, यहाँ मैंने दो छोटे छोटे से डायग्राम प्रेजेंट किए हैं। एक सिंगल सीधी रेखा है, ठीक है। तो कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक बिंदु से शुरू हो रही है और फिर सीधे बढ़ती जा रही है, एक गति से आगे बढ़ती जा रही है, तो उसका प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? रेखीय या लीनियर कहलाता है। जबकि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रदर्शन है मैंने किया है, जहाँ एक बिंदु से शुरुआत हो रही है, आगे बढ़ रही है प्रोसेस, वापस घूम रहा है, ये देखो आप स्पाइरल, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर घूम रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर घूम रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो विकास की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसका प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया को रेखीय रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को किस रूप में प्रदर्शित करना होता है? स्पाइरल या वर्तुलाकार रूप में प्रदर्शित करना होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक बिंदु से शुरू हो रहा है कोई भी परिवर्तन,
आगे बढ़ रहा है, यानी नए परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन अचानक नहीं आ रहा है नया परिवर्तन। पुराना जो रिस्पॉन्स है, पुरानी अनुक्रिया है, वो भी दोहराया जा रहा है, उसको भी ठोस किया जा रहा है, और फिर धीरे 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 पुराना छूट के और नया व्यवहार पूरी तरीके से आ जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए। वैसे तो संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन है वो ऐसे ही आते हैं, फिर भी आप एक एग्जाम्पल समझिए कि बच्चा जब घुटने के बल चलता है, सहारे पे चलता है, और फिर खड़ा होके स्वतंत्र रूप से वो चलने लगता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि घुटने के बल चलते चलते अचानक से ये एक दिन खड़ा हो गया और फिर बस घुटने के बल कभी नहीं चलेगा, खड़ा होके ही चलेगा? नहीं होता ना ऐसा। होता क्या है कि वो बीच बीच में कभी कभी थोड़ा कुछ कदम खड़े होकर के चल पाता है, फिर घुटनों के बल भी चल रहा है, फिर थोड़ा खड़ा होके फिर धीरे 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 घुटनों के बल चलना छूट जाता है और स्वतंत्र रूप से बिना सहारे के चलना शुरू हो जाता है। तो यही हम बात कर रहे हैं वर्तुलाकार प्रदर्शन के द्वारा कि विकासात्मक प्रक्रिया में सभी परिवर्तन जो हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, और इस प्रक्रिया का प्रदर्शन हम वर्तुलाकार के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, 14th। 14वां नियम ये है कि प्रत्येक अवस्था के कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं। तो ये सिंपल सा नियम है, एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल टास्क या विकासात्मक कार्य। ये एक मनोवैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम है हेविंगहर्स्ट। तो हेविंगहर्स्ट का मानना था, या उन्होंने जो अध्ययन किए उनके आधार पर हेविंगहर्स्ट ने माना कि विकास की सभी अवस्थाओं में, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं में हर व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्य पूर्ण करने होते हैं, और उन्हीं को क्या नाम दिया है? विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क का नाम दिया है। तो हर अवस्था में कुछ ना कुछ विकासात्मक कार्य आवश्यक होते हैं। अब ये डेवलपमेंटल टास्क का जो कॉन्सेप्ट है आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ याद रखें कि प्रत्येक अवस्था के निश्चित कार्य होते हैं जो कि उस व्यक्ति को, उस प्राणी को उस अवस्था में करने होते हैं। अब हम लास्ट जो नियम है उसको डिस्कस करेंगे, और वो नियम है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, बहुत सिंपल सा नियम है। वो ये है कि यद्यपि विकास के निश्चित नियम हैं, विकास का निश्चित क्रम है, विकास का फिक्स्ड एक पैटर्न है, प्रतिमान है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आता है, वो एक जैसा नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, वो निश्चित क्रम में तो आते हैं, निश्चित पैटर्न पर आधारित है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। तो व्यक्ति से व्यक्ति में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, उनके गुणों में काफी सारे अंतर पाए जाते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात याद रखिए कि सबसे ज्यादा हमें फिजिकली सिमिलरिटी है कि हर
अगर हम एक स्पीशीज की बात करें, ठीक है, कि मनुष्य की प्रजाति की बात करें तो वही चेहरा होगा, होठ होते हैं, एक नाक की जगह फिक्स है, दो कान होते हैं साइड में, ठीक है, दो आंखों की जगह निश्चित है, हाथों की जगह निश्चित है, उंगलियों की जगह निश्चित है। लेकिन आप कोई भी 2 4 5 लोगों के हाथों को देखिए, ठीक है, उनके 5 उंगली हाँ है, मतलब 4 उंगली एक अंगूठा है, ये निश्चित पैटर्न है, ठीक है, एक्सेप्शन या अपवाद की बात छोड़ दीजिए, बट सामान्य किसी भी व्यक्ति में यही पैटर्न होगा। लेकिन आप उनके हाथ को जब गौर से देखेंगे, उनकी उंगलियों को जब गौर से देखेंगे तो क्या बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं? जब आप बहुत गौर से देखते तो आपको कुछ ना कुछ अंतर नजर आते हैं। किसी की उंगलियां थोड़ी ज्यादा लंबी हैं, किसी की थोड़ी मोटी है, किसी की थोड़ा चौकोर सा आपको नजर आता है कि नहीं ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, हाथ किसी का मोटा है, किसी का थोड़ा सा पतला है। ऐसे ही आप देखिए शारीरिक रूप से हमारा चेहरा सबका है वही, निश्चित जगह पर आंखें, निश्चित जगह पर कान है, नाक है, लेकिन क्या सबका चेहरा एक जैसा है? नहीं, सबके चेहरे में आपको अंतर नजर आएंगे। वही बात गुणों पर आती है। बोलना, भाषा हम सबने ग्रहण करी है, यानी हम सबने सीखी है। हिंदी ही अगर हम एक ही भाषा की बात करें कि हिंदी या अंग्रेजी कोई बोलने वाले 4 आदमी हैं, अब मैं बोल रही हूँ, कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है और उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, तो आप उन सबकी बोलने की शैली में तो अंतर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही नियमों के होने के बावजूद, एक ही क्रम के होने के बावजूद, एक ही सीक्वेंस या एक ही पैटर्न होने के बावजूद भी विकास का जो परिणाम आता है उसमें क्या पाई जाती है? भिन्नताएं या अंतर पाए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हमें ये बताती है कि ये सारी चीजें समान होने के बावजूद, ठीक है, निश्चित क्रम, निश्चित आपका प्रतिमान या निश्चित नियम होने के बावजूद भी जो अंततः प्रोडक्ट है या जो आउटपुट है उसमें क्या पाए जाते हैं? अंतर पाए जाते हैं। तो अब हम ये सारे सामान्य नियमों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो भी विकास की प्रक्रिया के नियम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आशा है आप सभी को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। खासकर रीट के एग्जाम की मैं बात करूं तो पिछले रीट में भी 2 प्रश्न यहाँ से आए थे, और हम कुछ प्रश्न भी लेकर के आएंगे। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कीजिए नेक्स्ट कुछ क्लासेस करा के, और मैं आपका इसका एक टेस्ट भी डिक्लेयर कर दूंगी, और उस टेस्ट के जो हम सॉल्यूशन होगा उसको पिछली बार की तरह लाइव करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए साइकोलॉजी बाय डॉक्टर लकी आहूजा अभिव्यक्ति चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।